नमस्कार दोस्तों। क्या बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की कोई पटकथा लिखी जा रही है? क्या बंगाल में उपचुनाव को चुनाव आयोग जानबूझकर उपचुनाव कराने में देरी कर रहा है? क्या बंगाल के उपचुनाव समय पर अगर नहीं हुए तो ममता बनर्जी को इस्तीफा देना पड़ेगा? क्या वजह है कि टीएमसी नेताओं को, सांसद को और खुद मुख्यमंत्री को बार बार चुनाव आयोग के दरवाजे पर गुहार लगानी पड़ रही है कि बंगाल में जल्द करें चुनाव? बंगाल की 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन क्या वजह है कि चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई ऐसा संदेश या संकेत नहीं मिला कि कब तक होंगे चुनाव? और अगर 4 नवंबर तक बंगाल में उपचुनाव नहीं हुए तो ममता बनर्जी को क्या इस्तीफा देना पड़ सकता है? ये वो सवाल है जो लगातार तैर रहे हैं, और इसलिए भी कि कल टीएमसी के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की, चुनाव आयुक्तों से गुहार लगाई कि बीजेपी की बातों में ना आए, बंगाल चुनाव के लिए तैयार है। कोरोना काल में जितने लोग संक्रमित हो रहे थे उनकी तादाद घटकर 2% से कम है, संक्रमण रेट इतना कम है कि बंगाल चुनाव के लिए तैयार है। तो फिर चुनाव आयोग देर क्यों कर रहा है? क्या चुनाव आयोग की मंशा पर संदेह की कोई वजह है, या ऐसी स्थितियां तैयार की जा रही हैं कि ममता बनर्जी को मजबूरन मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़े? इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए कई मेहमान हैं हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान हैं लखनऊ से, अशोक मानखेड़े दिल्ली से, वरिष्ठ पत्रकार और फायर ब्रांड पत्रकार चैनलों पर आप देखते होंगे। एनके सिंह कानूनी पहलू पर, एनके सिंह संवैधानिक पहलू पर बताएंगे, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, 4 दशकों का अनुभव है। प्रभाकर बनी कोलकाता से हैं, 25 सालों से कोलकाता में, और बंगाल की राजनीति को समझते हैं। सबसे पहला इसलिए सवाल जरूरी है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हारी, शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें चुनाव हराया। ममता बनर्जी की जो सीट थी जहां से वो जीतती रही है, भवानीपुर, उस सीट को उनके करीबी मंत्री ने, शोभन देव चट्टोपाध्याय ने, इस्तीफा देकर खाली कर दिया। अब सिर्फ इंतजार हो रहा है चुनाव आयोग की हरी झंडी की, ताकि वहां चुनाव हो और उसके बाद जो नतीजे हो उसके आधार पर तय हो। तो सबसे पहला सवाल सिंह साहब आपसे, जरा संवैधानिक प्रक्रिया के हवाले से, कि अगर बार बार चुनाव आयोग से मुख्यमंत्री, सांसद और टीएमसी के नेता गुहार लगा रहे, तो ये देर क्यों हो रही है? क्या माना जाए? क्योंकि अब अगस्त का महीना है, 6-7 दिन हो चुके, उसके बाद नोटिफिकेशन होगा, उसके बाद 1 महीने का वक्त चाहिए चुनाव आयोग को, और ये सब कुछ 4 नवंबर के पहले होना है। देर तो काफी हो रही है, आमतौर पे इतना होता नहीं है, ये बात सही कह रहे हैं। और आपकी शंका भी जो है वो हम सबकी शंका है, और इसका कारण ये है कि इन संस्थाओं पे एक शक लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल के दौर में जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके कंडक्ट, उनकी नियति को लेके एक 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 सवाल लगातार उठ रहा है कि इनकी नियत अच्छी नहीं है। कहीं ये ऊपर से गवर्न हो रहे हैं, इसलिए ये शंका है। हालांकि अभी भी टाइम है, हम लोग कह सकते हैं कि शायद कर दे। और मुझे अभी भी विश्वास है कि इतनी गंदगी नहीं हुई है कि संस्था इतनी नीचे चली जाए कि ममता बनर्जी, आप क्या कर लेंगे? गांव में जब 2 आदमियों का झगड़ा होता है, पड़ोसी पड़ोसी होते हैं, तो उसके जो नाली जा रही वो धीरे से काट देते हैं कि इसके घर में पानी भर जाए, इसके घर के आगे पानी भर जाए। ये उस तरह की आप लड़ाई कर रहे हैं जो स्तरहीन है और दरोगा मानसिकता से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा घिनौना लगेगा, और अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि होगा। लेकिन अब हम संवैधानिक पहलू का आपको बता दें, इसका जो इस पूरे चर्चा का मूल बताता है। जब ये क्लॉज बन रहा था ना, तो इसका नंबर था 289, जो 324 है, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन का अस्तित्व आता है, सुपरिंटेंडेंस, कंट्रोल वगैरह वगैरह के लिए इलेक्शन कमीशन बनाया जाता। तो इस पे अंबेडकर ने एक खुलासा किया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ड्राफ्ट कमेटी ने एक और प्रपोजल पर विचार किया है। वो प्रपोजल ये है कि केंद्र में पार्लियामेंट और राज्यसभा के लिए एक इलेक्शन कमीशन हो, और राज्य में राज्यों का इलेक्शन कमीशन हो, जो गवर्नर तय करे। गवर्नर का मतलब सरकार वो करे, जैसे केंद्र में यहाँ केंद्र करती है, इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंट राष्ट्रपति करता है केंद्र के कहने पे, उसी तरह चीफ मिनिस्टर के कहने पे गवर्नर अपॉइंट करे, और इस तरह से राज्यों की अपनी इलेक्शन कमीशन हर राज्य में हो।
और ये लगभग काफी इस पे सहमति थी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इसको कहा कि नहीं, लेकिन एक अजीब सी खबर आ रही है, जिन राज्यों में बाहर से लोग गए हैं वो राज्य उनको वोटर के रूप में रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, तो राज्यों की नीयत को लेके एक खतरा है कि उनकी नीयत साफ नहीं है और ये दीवार करना चाहते हैं जो बाहर से लोग आए हैं उनको। कुछ राज्यों में ऐसा हुआ था, खास करके जो मुस्लिम रूल्ड स्टेट थे वहां पे ये हुआ था, ये किस्सा चल रहा था। तो उन्होंने कहा लिहाजा एक सेंट्रल हो जो कि केंद्र अपॉइंट करे, क्योंकि टेक्निकली केंद्र राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो केंद्र क्या ही करता है, केंद्रीय राष्ट्रपति तो अपना कुछ होता नहीं उसका, वो तो रबर स्टैंप है उस लिहाज से। तो उसको केंद्र एक ही सेंट्रल बॉडी हो और रीजनल कमिश्नर्स हो स्टेट्स में। और ये मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्यों की जो नीयत है उसमें गड़बड़ी है। शायद डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मालूम था कि 70 साल या 65 साल बाद केंद्र की नीयत इतनी गड़बड़ा जाएगी कि वो चुनाव के पहले ईडी, सीबीआई सबका इस्तेमाल करके किसी शरद पवार को कर देगी। ये उसको डॉक्टर अंबेडकर को ये इल्म नहीं था कि डी जनरेशन होगा। वो राज्यों में जो आपने देखा है वो बहुत हल्का है कि उन्होंने रजिस्टर नहीं किया है, लेकिन केंद्र जो करने जा रही है और आपका इलेक्शन कमीशन उस लाइन को टो करेगा, ये उनको एहसास नहीं था, क्योंकि वो लोग समझते थे कि नेहरू का रिजीम है और अभी अभी कद्दावर नेता सारे थे, नेहरू को हिलने नहीं देते थे। कई बार ऐसा होता था कि जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स थे वो नेहरू को चैलेंज करते थे अपने कद से, और इवन सेंटर में भी उसी कद के बड़े बड़े नेता थे। लिहाजा ये माना जाता था कि केंद्र की नीयत बहुत अच्छी होगी और केंद्र इस तरह की चीजें नहीं करेगा। आज वो 70 साल बाद बदल गया है। लिहाजा आज जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जो शक है इलेक्शन कमीशन पे, इसीलिए शक है कि भाई आज तक तुमने क्यों नहीं, ये तो बहुत पहले तुम्हें कर देना चाहिए था। तुम्हारा काम ही है, आज हम गिड़गिड़ा, हमारा पॉलिटिकल पार्टी गिड़गिड़ा रहा है तुम्हारे यहाँ कि भाई साहब मेरे यहाँ इलेक्शन करवा दीजिए ना। ये तो तुम्हारा काम है, इसी की रोजी रोटी है, तुम्हारी नौकरी इसी की है। आर्टिकल 324 इसीलिए बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि ये रिवर्स पोजीशन हो गई है, जिसका एहसास डॉक्टर अंबेडकर को भी। जी चलिए, एनके सिंह साहब ने अपनी बात कही, जरा मैं अशोक को शामिल करता हूं, उसके बाद कोलकाता चलूंगा। अशोक, ठीक है, जो संवैधानिक जो प्रावधान है उसके तहत 6 महीने के भीतर किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है और उसके लिए चुनाव में जाना अनिवार्य है। अब ममता बनर्जी के चुनाव के 3 महीने हो गए, बंगाल के चुनाव के 3 महीने बाद 4 नवंबर के पहले उन्हें बनना है। अब सवाल यह उठता है, जो नियत है, क्या चुनाव आयोग की नियत पर शक करने की पर्याप्त वजह है? क्योंकि ममता बनर्जी बार बार कह रही हैं कि सूबे में कोरोना का संक्रमण दर 1.8 या 1.6 एक महीने पहले कह चुकी हैं, और ये हम सब जानते हैं कि यूपी में पंचायत चुनाव तब हुए जब कोरोना काल था और करीब करीब 1600 शिक्षकों की मौत हुई, ऐसा शिक्षक यूनियन का कहना है, 1621। अब यहां बंगाल में उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग 1-1.5 महीने से कोई चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा संकेत नहीं मिला। तो क्या हम मंशा को संदिग्ध मान सकते हैं? नहीं, मैं तो केंद्र सरकार की मनीषा पे ध्यान दे रहा हूं। इलेक्शन कमीशन की अपनी मनीषा क्या है, इलेक्शन कमीशन का वजूद क्या है, और मैं तो ये कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन की औकात क्या है। जो केंद्र होगा वही तय करेगा। और वही मैं, सिंह साहब है, मैं उनसे क्षमा मांगते हुए वो मुझे चेक ठीक कर सकते, गलती हो गई तो। ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1956 की धारा 151A है, ये तय करती है बाई इलेक्शन कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए। उसके तहत ये लिखा हुआ है कि विद इन 6 months फ्रॉम द वैकेशन ऑफ द सीट। लेकिन ये कब नहीं हो सकता ये भी है, यदि हाउस का टेन्योर जिस दिन ये वैकेट हो गई उस दिन 1 साल नहीं हुआ तो। और दूसरा पॉइंट बहुत अहम है, जहां मैं नियत और इनकी टुच्चाई और छिछड़ेपन पे आता हूं। दूसरा पॉइंट ये कहता है, व्हेन ईसी इन कंसल्टेशन विद सेंटर गवर्नमेंट सर्टिफाइज दैट इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड बाय इलेक्शंस इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। यहां पे स्टेट का कंसल्टेशन नहीं है, सेंटर का कंसल्टेशन है। सेंटर बंगाल को क्या चाहता है आपने दसों चीजों से देख लिया, ईडी, इनकम टैक्स तो छोड़ दीजिए, आपने चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन देके उसको डेपुटेशन पे बुलाया। शायद भारत आजाद होने के बाद पहली बार ये हुआ है।
या पेट क्यों फंसता है? ये सिर्फ इस्तीफे का मामला नहीं है कि मैडम ने इस्तीफा दिया दूसरे दिन फिर शपथ ले ली। ये वो बिहार का ये नहीं है कि सुबह नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और रात को बीजेपी के गोद में बैठ के 8 घंटे के अंदर फिर मुख्यमंत्री बन गए। नहीं, वो तो आपके महाराष्ट्र में हुआ था, तड़के को विरोधी को एक साथ और उसके बाद पैदल भी होना। लेकिन इसमें ये जो सुप्रीम कोर्ट का 17 अगस्त 2001 को एक डिसीजन आया, बिल्कुल चीफ जस्टिस आरसी लाहोटी और केजी बालकृष्णन का डिसीजन है तेज प्रताप सिंह के बारे में। तेज प्रताप सिंह पहली बार मंत्री बने पंजाब में जब किसी सदन के सदस्य नहीं थे, 9/9/1995 को। उसके बाद वो नहीं बन पाए किसी सदस्य किसी हाउस के, फिर 8/3/95 को उनका इस्तीफा हुआ, लेकिन वहां मुख्यमंत्री बदल गया, भट्टल मुख्यमंत्री बन गई। एक सेकंड आप कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि अचानक आप दूसरे विषय पर आए, इसलिए दर्शकों को बता दूं। सुन लो आप सही करो। मैं सिर्फ एक बार क्लैरिटी व्यूअर्स के लिए, क्योंकि पिछले वीडियो में भी कुछ लोगों ने कहा ममता ऐसा कर सकती हैं कि इस्तीफा देकर फिर से आ सकती हैं, उसी का संदर्भ अशोक वानखेड़े दे रहे हैं। पंजाब में ऐसा हुआ था कि जब एक मंत्री के 6 महीने पूरे हो गए, मंत्री ने तेज प्रताप ने इस्तीफा दिया 95 में, और फिर चुनाव जीते बगैर फिर से वो मंत्री बन गए। वही मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने SR चौधरी बनाम पंजाब में फैसला देते हुए यही कहा। वही सिर्फ बता रहा हूं ताकि व्यूअर्स को क्लैरिटी हो जाए, जिसमें कहा कि किसी व्यक्ति को जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है बार बार नियुक्त करना गैर कानूनी है। वह खुद जब तक निर्वाचित नहीं हो सकता तब तक दोबारा वो मंत्री नहीं बन सकता। यह प्रथा संवैधानिक योजना अनुचित, अलोकतांत्रिक और अमान्य होने के लिए है और यह अपमानजनक है। किसी भी सूरत में बिना चुने दोबारा एक मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसे इसलिए क्लैरिटी किया ताकि व्यूअर समझे कि ये ऑप्शन ममता बनर्जी के पास नहीं है, क्योंकि कुछ लोग यूट्यूब में मेरे कमेंट कर रहे थे कि ममता ऐसा कर सकती है। वही अशोक बता रहे हैं। चलिए अशोक। बता दिया आपने बता दिया। मैं वही कह रहा था जो आप बता चुके हो। तो ऐसे में केंद्र चाहेगा कि वो मुख्यमंत्री तब तक नहीं बन सकती फिर से चुनाव जीत के नहीं आती, क्योंकि आपके पास एक ही बार ऑप्शन है, आप बिना किसी सदन के सदस्य होते हुए मंत्री बन सकते हैं। ये लाहौटी के जजमेंट में बता दिया है। ऐसे में आपके पास सिवा ये ऑप्शन नहीं है कि किसी और को मुख्यमंत्री बनाए, और केंद्र और इलेक्शन कमीशन तब तक ये नहीं तय करेंगे कि वहां स्थिति ठीक है बाई इलेक्शन के लिए, क्योंकि लगातार गवर्नर लॉ एंड ऑर्डर को लेके तूफान मचाए हुए हैं कि माइनॉरिटीज परेशानी में है, बहुत हमले हो रहे हैं, हिंसा हो रही है। लगातार एक तरफ तो ममता बनर्जी कह रही है कि हमारे यहाँ संक्रमण बिल्कुल कंट्रोल में है, दूसरी तरफ कह रही है कि टीकाकरण नहीं हो रहे हैं, टीका नहीं दे रहा है केंद्र। तो ये भी हो सकता है कि जब तक आपके यहाँ पूरा टीकाकरण नहीं होता तब तक बाई इलेक्शन नहीं हो। ये भी एक प्ली ली जा सकती है। तो प्ली तो कहीं ली जा सकती है। ये पेट फंसा दिया है इन्होंने। ये चाहते किसी भी हालत में ममता एक बार इस्तीफा दे, क्योंकि हार पचाने के लिए 56 इंच का सीना नहीं 58 इंच का दिल चाहिए। 56 इंच के सीने में 4 इंच का दिल हो तो ये छिछोरी हरकत होगी। और ये लगातार हो रही थी। जब ये उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदला तब ये बात आ गई थी कि क्यों बाई इलेक्शन नहीं हो सकते थे। तब वो 1 साल का टेन्योर तब बताया था। तब मैंने कहा था कि ये सिर्फ यहां से शुरुआत है। देखिए आप ये ममता के साथ क्या करेंगे। ये ममता को नहीं बाई इलेक्शन करने देंगे। ये 6-8 महीने तक खींचेंगे इसको, और क्योंकि ज्यादा खींच नहीं पाएंगे। खींच के आपको 4.5 साल का 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। 5 साल तक तो मैं नहीं जानता कि 5 साल तक ममता की वहां ऐसी स्थिति नहीं होगी कि इलेक्शन नहीं हो सकती। लेकिन एक बार ममता से इस्तीफा करके ये अपनी तथाकथित सुडो विजय, ये जो फ्रॉड विजय है, ये लोगों को दिखाएंगे, देखो हमने इस्तीफा तो करवाया। ये इतना बिलो द बेल्ट शायद यदि हमारे संविधान कर्ताओं ने सोचा होता, यदि अंबेडकर जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसे छिछोरे लोग भी सत्ता में आ सकते हैं केंद्र में, जो इतने नीचे लेवल पर राजनीति करेंगे। यही कारण है, नहीं तो शायद तब वो कुछ जरूर प्रोविजन रखते कि ऐसे छिछोरेपन के लिए। लेकिन फिर राजनीति तब बहुत नोबल प्रोफेशन थी। अब राजनीति ऐसे लोगों का प्रोफेशन हो गया है कि किसी उनको नाम देना भी गलत है। क्योंकि पिछली बार मैंने कहा था कि ये पॉकेटमारी हो रही है, तो एक पॉकेटमार जो सजा निकल के बाहर आया, उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट पे केस कर दूंगा आप पे, आपने पॉकेटमार कैसा बोल दिया नेताओं को, वो मेरी भी बेइज्जती है। तो ये हाल है अभी वर्तमान में स्थिति ऐसी है। तो ये बिल्कुल तय है, ये ममता को इस्तीफा करवा के रहेंगे और अपनी एक विजय पूरे देश में बताएंगे कि देखो कैसा भी तुम जीत के आओ,
क्योंकि संविधान की धज्जियां उड़ाना इन्होंने सीखा है। इलेक्टेड सरकार के एमएलए हाईजैक करके फिर से चुनाव जितवा के उनको ये करते हैं। मात्र स्लिप पे 80 दिन के लिए सरकार में, महाराष्ट्र सरकार में बनाते हैं। 2014 से लेकर आज तक यदि मैं चीजें गिनाऊं तो शायद जो बीजेपी का कोई हो तो उसको शर्म आ जाएगी कि क्या उतने घिनौने काम भी इन लोगों ने किए। चलिए अगले हिस्से में जरा बाकी लोगों को शामिल करते हैं। शरद जी, जो बातें सिंह साहब ने भी नियत पर सवाल उठाए और अशोक ने तो खुलकर बोला हमेशा की तरह, क्या लगता है, क्योंकि जब बहुत सारे लोगों को लगेगा भाई चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, इसमें आप मोदी या सरकार की बात क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो रेस्पॉन्सिबल थोड़े हैं, अकाउंटेबल थोड़े हैं, उपचुनाव हो या ना हो। यही लोग जो मोदी समर्थक हैं वो यही कहेंगे, इस कमेंट में भी, हमारे यूट्यूब पर भी यही कहेंगे। लेकिन मंशा संदिग्ध लगती है, जो मेरी पट्टी है कि क्या ममता के इस्तीफे के लिए कोई पटकथा लिखी जा रही है, और इसमें चुनाव आयोग कब और क्या तय करे इसके पीछे, जैसे सीबीआई के लिए तो खुलेआम कहा गया पिंजरे में बंद तोता है, तो क्या यहाँ भूमिका सरकार की संदिग्ध माने साथ में पर्दे के पीछे से? नहीं, संदिग्ध क्या, ये तो बड़ा खुलेआम दिख रहा है। ये तो इस तरीके से किया जा रहा है। इससे ज्यादा जो इन्होंने सही लफ्ज इस्तेमाल किया अशोक वांगड़े ने कि छिछोरापन, ये इससे ज्यादा देखिए, मेरा तो काफी दिनों से मानना है जो हालात हैं वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था टोटली इरोड हो चुकी है और विम्स पे चलता है देश और एक आदमी तय करता है। तो इलेक्शन कमीशन जो इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये नाम के इंस्टीट्यूशंस हैं, और ये सही आपने कहा कि आप भक्तों से पूछेंगे तो वो यही जवाब देंगे जो कागज पे लिखा हुआ है, जो सरकारी जवाब होता है। लेकिन रियलिटी से कोई, मेरे ख्याल अब कोई छुपा ही नहीं है रियलिटी कहीं से, सबको साफ साफ दिख रहा है कि बाय डिजाइन ये किया जा रहा है। और अगर ऐसा अल्टीमेटली ये करते हैं, मुझे अभी भी लगता है कि शायद होश आ जाए, शायद अकल आ जाए और अपने आप को इतने स्तर पे गिराना ना चाहें ये, लेकिन कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि इनका जिस तरीके के जो अभी तक जो रवैया रहा है उसमें ये किसी भी स्तर पे गिरने को तैयार है। और इनके लिए सिर्फ एक ही है कि किस तरीके से हम कुछ भी करें, हमारी बात कायम होनी चाहिए, हमारी बात आखिर में रहनी चाहिए। हम मतलब ऐसे नहीं जीत सकते तो कम से कम एक नोशनल हमारी विक्ट्री हो जाए, तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। और ये बहुत शर्मनाक चीज है, इससे ज्यादा शर्मनाक हो नहीं सकता है। और मुझे पता नहीं क्यों बार बार ये लगता है कि हम जिस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल 30s का जर्मनी दिखने लगा मुझे। और बड़ा अगर इस तरीके, क्योंकि एक कल्ट क्रिएट कर दिया गया है ऑलरेडी, और सिर्फ आप देखिए पूरा नैरेटिव बदल दिया जाता है और उसमें महारत हासिल है इनको। कुछ भी घुमा करके अब आप यही देख लीजिए, कोई भी किसी भी देश का प्रधानमंत्री क्या इन हालात में ये कह सकता है कि कोई इस देश में यहाँ पे कोई भी कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा? अरे कुछ आंख की भी शर्म होती है भाई। लेकिन नहीं, कह रहे हैं बहुत बढ़िया। अभी फिर से और रिपीट किया है उस बात को योगी आदित्यनाथ की तारीफ में, और कहा कि साहब लॉ एंड ऑर्डर तो जवाब ही नहीं है। अमित शाह ने कहा यहाँ पे आके कि यूपी टॉप है लॉ एंड ऑर्डर पे। तो जब आप इस तरीके के झूठ पे नैरेटिव्स बिल्ड कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या जा रहा है कि हमारी बात जो है, हमारी बात पूरी होनी चाहिए, चाहे कैसे भी हो। तो नहीं होगा चुनाव, हम नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन तो तोते से भी बदतर है। चलिए एक बार बंगाल चलते हैं, माफ करिए देर से आ रहा हूं प्रभाकर जी, और उसके बाद इनके सिंह साहब के पास जो चुनाव आयोग की मंशा पर संदेह करने की अतीत में बहुत वजह है, खामखा नहीं है। जिस ढंग से चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त की नियुक्तियां होती है, जो उनकी प्रॉक्सिमिटी सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों से अतीत में होती है। अभी भी एक नए आयुक्त आए हैं, किस काडर के हैं, कैसे रिश्ते रहे हैं, ये सब जग जाहिर है। हालांकि ये इस दौर में हो रहा है ऐसा नहीं है, कांग्रेस के राज में, कांग्रेस की सरकारों में अतीत में भी ऐसा ही होता रहा। टीएन शेषन जैसा चुनाव आयुक्त मिले वो वक्त की बात होती है, वरना चुनाव आयोग पर सवाल बहुत है। लेकिन प्रभाकर मणि जी, बंगाल में 7 सीटों पर चुनाव है। भवानीपुर वो सीट जो ममता बनर्जी जीतती रही है अच्छे खासे मार्जिन से, इस बार वहां उन्हें अगर उपचुनाव होता है वक्त पर, वहां सीट उनके लिए खाली है। बाकी 6 सीटें और हैं जिसमें शायद 2 की उम्मीदवारों की डेथ हो गई, 2 की
चुनाव से पहले डेथ हो गई शायद, और 2 सांसद बीजेपी के जो जीते, जिन्होंने इस्तीफा देकर सांसद बने रहना कबूल किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी को क्या डर है, बीजेपी का क्या रिएक्शन है? हम टीएमसी का रिएक्शन तो देख रहे हैं, ममता बनर्जी से लेकर और सांसद तक, और कल यहां जो टीएमसी के नेता मिले चुनाव आयोग से। क्या बीजेपी डरी हुई है कि 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में 7 पर हार जाएंगे तो क्या होगा? बंगाल की राजनीति में इसको लेकर क्या वहां कहा जा रहा है? जी हाँ, ये तो तय है। और इन 7 में जहां चुनाव हुए थे, 2 पे तो चुनाव हुए नहीं, उनमें से केवल 2 सीटें बीजेपी ने जीती थी। एक कूच बिहार में दीनहाटा सीट थी और एक उत्तर 24 परगना से सटी नदिया जिले की शांतिपुर सीट थी। जगन्नाथ सरकार वहां सांसद जीते थे और कूच बिहार में निशित प्रामाणिक, जो अब अलग राज्य की वकालत करते रहे हैं। तो इन दोनों की जीत बहुत मामूली वोटों से हुई थी और बाद में इन्होंने तय किया कि नहीं साहब, जब देखा कि हमारी सरकार बननी नहीं है तो सत्ता की मलाई के लालच में चुनाव लड़ने को तैयार हुए थे। देखा यहाँ तो माया मिली ने राम वाली हालत हो जाएगी, इसलिए उन्होंने कहा हम सांसद ही रहेंगे, तो उन्होंने वो सीट छोड़ दी। आज की तारीख में यह तय है कि अगर उपचुनाव होते हैं तो बीजेपी को 1 सीट यहाँ मिलेगी नहीं, लेकिन बाकी 6 सीटों पर उतनी समस्या या खींचतान नहीं है जितनी भवानीपुर को लेकर है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए भवानीपुर सबसे अहम है और पूरे देश की निगाहें हैं भवानीपुर में क्या होता है। हालांकि वहां ममता की पारंपरिक सीट रही है, ममता इस बार नहीं लड़ी थी तो उनके सहयोगी करीबी शोभन देव, वो भी अच्छे खासे वोटों से वहां से जीत गए थे। तो सबसे लेकिन निगाहें लगी हुई है भवानीपुर पर, और करीब आधा दर्जन बार टीएमसी और खुद ममता बनर्जी चुनाव आयोग से गुहार लगा चुकी हैं। पिछले महीने ममता ने कहा था कि चुनाव आयोग की तो अपनी कोई औकात है नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के कहने पे चलता है, तो आखिर मोदी चुनाव के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं उपचुनाव के लिए। और उनका कहना था कि जब अप्रैल में चुनाव कराए गए उस समय बंगाल में पॉजिटिविटी रेट 33% थी, 33, जो अब घट के करीब 1.5, 1.5% आ चुकी है। और ममता की दलील है कि जिन 7 इलाकों में उपचुनाव होने हैं वहां कोरोना एकदम नियंत्रण में है, पॉजिटिविटी रेट कम है। पहले कहाँ 20,000 से ऊपर रोज मामले आ रहे थे, 150 से ज्यादा मौतें हो रही थी, अब वो घट के 700-800 मामले आ रहे हैं, 10 से 12 मौतें हो रही हैं। ममता कहना है जो है ये सामने है, आखिर चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं। कितनी बार ममता कह चुकी हैं चुनाव आयोग से, मोदी से, टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल, यहाँ भी कल मुलाकात की थी जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं आरिज आफ्ताब से। पार्थ चटर्जी का कहना था कि आखिर हम इतने पत्र भेज रहे हैं इतनी बार, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर अब तक कोई टिप्पणी तक नहीं की है कि क्यों नहीं करा रहे हैं, क्या कराना है, नहीं कराना है। राज्यसभा की 2 सीटें खाली थी, उनमें से 1 पर चुनाव करा दिया गया। ममता ने उसी समय पत्र में कहा था कि हम दोनों सीटों पर चुनाव और 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है, माहौल भी ठीक है, संक्रमण भी कम है। उन्होंने यह भी प्रस्ताव दिया था कि केवल 1 सप्ताह दिया जाए प्रचार का समय, ताकि अगर कोई संक्रमण का खतरा है तो वो भी न्यूनतम हो। लेकिन चुनाव आयोग ने, दिलचस्प बात है कि अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है और बीजेपी के जो बंगाल के नेता हैं वो बस यही कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये तो साहब चुनाव आयोग का काम है, इसमें बीजेपी से क्या लेना देना है। तो मंशा साफ लग रही है। और आपने भी देखा, हम सबने देखा है कि विधानसभा चुनाव के समय जो स्थापित परंपराएं, शिष्टाचार, उन सब की किस तरह धज्जियां उड़ाई गई। लगातार कोरोना बढ़ता रहा, प्रधानमंत्री की रैलियां होती रही, अमित शाह और तमाम नेताओं के रोड शो होते रहे, सब सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती रही। ममता बनर्जी उस दौर में भी बार बार कहती रही कि आखिर तीनों दौर के एक साथ करा लो, दोनों दौर के करा लो, लेकिन नहीं, चुनाव आयोग ने साफ इनकार कर दिया हर बार उनकी। तो हम देख चुके हैं कैसी स्थापित परंपराएं और स्थापित मान्यताओं, शिष्टाचार की धज्जियां किस तरह उड़ती रही है। प्रधानमंत्री दीदी और दीदी से लेके और ममता अकेली रह जाएगी टाइप का, जो तो बिलो द बेल्ट तो ये शुरू से ही हो रहा है, अब कोई ये पहला मौका नहीं है। और मुझे तो साफ लगता है 3 महीने में चुनाव आयोग ने टिप्पणी तक नहीं की है। 1 महीने में अगर जो भविष्यवाणी की जा रही है तीसरी लहर की, ऐसा कुछ होता है तो एक ठोस बहाना मिल जाता है। और मुझे लगता है केंद्र सरकार को अब तीसरी लहर का इंतजार है ताकि ममता को इस्तीफा देने पर मजबूर किया जा सके उसी के बाद। जी, अब सिंह साहब, जैसे अशोक ने भी आशंका जताई, शरद प्रधान भी कर रहे हैं, प्रभाकर मनी भी वही बात कर रहे हैं, और ये सही है, सितंबर अक्टूबर के लिए कहा जा रहा है। आशंका
अनुमान जो भी कहे, पूर्वानुमान की तीसरी लहर आ सकती है। तो कहीं सरकार, मोदी सरकार तीसरी लहर का इंतजार तो नहीं कर रही है, और चुनाव आयोग भी इंतजार कर रहा है कि तीसरी लहर आए और उस बहाने उपचुनाव टल जाए और ममता बनर्जी की कुर्सी चली जाए। क्योंकि बार बार कहे जाने के बाद चुनाव आयोग का ये सन्नाटा, ये मौन, उनके दरवाजे पर बार बार दस्तक देना, जो कल भी गए टीएमसी के नेता, ये साफ साफ कह रहा है, संदेह पैदा कर रहा है कि चुनाव आयोग ऊपर से कहीं से तयशुदा ढंग से जो चीजें तय है उसके हिसाब से एक्ट कर रहा है। बल्कि इसमें कहे तो वो एक्ट ही नहीं कर रहा, चुपचाप बैठा है शांति से। मानव और पशु में एक बेसिक अंतर होता है कि पशु के पास डिसर्विंग माइंड नहीं होता जो मानव के पास होता है। जरा सोचिए कि एक सरकार इंतजार कर रही है कि हे भगवान किसी तरह तीसरी लहर ला दो कि चाहे ताकि ममता को इस्तीफा देना पड़े। कैसा ये तस्वुर है? आज हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं कि सरकार के बारे में हमें ये शंका हो रही कि हे भगवान जरा तीसरी लहर ला दो और जरा बंगाल में ज्यादा लाना ताकि फिगर्स बढ़ जाए। और ये स्थिति बनी है। हम यहाँ तक सोच पे इस सरकार के प्रति, क्योंकि उसकी वजह है जो पास्ट रिकॉर्ड देख रहे हैं। एक चीज बताए, बाई चांस कोरोना न्यूमेरिकली प्रूव कर सकते हैं कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है, कहां पे है, इसको आप आंकड़ों से प्रूव कर सकते हैं। नेशनल एवरेज ले लीजिए, आप जिन राज्यों में आपके शासन है वहां ले लीजिए, और कल बंगाल में ले लीजिए। और ये सिर्फ ये है कि जैसे कि CFR आपने ले लिया, केस फैटेलिटी रेट, आप वो देख लीजिए, केस इन्फेक्शन रेट देख लीजिए कि भाई कितने इन्फेक्शन का रेट क्या है, परसेंटेज, नेशनल एवरेज देख लीजिए। आप अगर इसके बाद भी आप कहते हैं ना ना तभी हम वहीं पे खूंटा गाड़ेंगे, तो मतलब आप फिर वही कर रहे हैं जो मानव को भगवान ने नहीं कहा था करने के लिए, वो तो जानवरों के लिए कहा था, और शायद जानवर भी नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से अशोक थोड़ी देर में बोलेंगे कि नहीं साहब जानवरों को अपमान न कीजिए। तो अगर ये लेवल है तो एक अलग बात है। लेकिन हमें लगता है कि अभी भी कि चुनाव आयोग के पास किस ग्राउंड पे कहेगा, अगर पेंडेमिक के फैक्टर्स को लेता है, पेंडेमिसिटी लेता है, तो इसके लिए आंकड़े हैं आपके पास कि भाई केस फर्टिलिटी रेट क्या, फैटेलिटी रेट कितना है, ये कितना है, आपका इन्फेक्शन रेट कितना है, पूरी सोसाइटी का देख लीजिए, केसेस आ रहे हैं उसमें कितना है वो देख लीजिए। और इसको भी छोड़िए, आप इसका सीरो पॉजिटिविटी दिखवा लीजिए और देख के आप इसको तय कर दीजिए कि साहब कितनी पेंडेमिक कितना बड़ा है, और उसके हिसाब से इसको करिए। फिर आपको एक बाई इलेक्शन कराना है 7 जगहों पे, ये पूरे स्टेट का नहीं है। जब उस समय नाक और मुंह खोले घूम रहे थे देश के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, तब आपको ये ब्रह्म ज्ञान नहीं आया कि CFR कितना है। आज ये ब्रह्म ज्ञान आ रहा है, तो आपका ब्रह्म ज्ञान कैसा है? अब इसका विकल्प क्या है? अगर यही आंकड़े लेके आप उन बाई इलेक्शन जहां हो रहे हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंसी के नागरिक का भी ये अधिकार है और मूलभूत अधिकार है, जिसको कि हम कहते हैं लीगल राइट है कि राइट टू बी रिप्रेजेंट, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लिहाजा राइट टू बी रिप्रेजेंटेड में अगर 6 महीने में नहीं होता तो वो कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं हुजूर बाकी सब तो ठीक है, हमारे यहाँ कोई कोरोना नहीं है, ये इसी गलत कह रहा है, और उस पे सुप्रीम कोर्ट इनको डायरेक्ट एक तो विकल्प ये है। लेकिन मुझे दूसरी चीज लग रही है, ये दरोगा मानसिकता में जब आप रिटेलिएट करते हैं, विंडिक्टिव होते हैं, प्रतिशोधात्मक होते हैं, तो आपका विवेक चला जाता है, ये पहला कारण होता है। और गीता में बड़ा बढ़िया बताया गया है। तो उसमें आपने क्या किया, ममता बनर्जी एक दिन के लिए इस्तीफा देते, 2 दिन के लिए इस्तीफा, और किसी को उन्होंने बना दिया। आपको मालूम है कि लीडर ऑफ द हाउस ही चीफ मिनिस्टर होगा, ये भारत के संविधान का प्रारूप है। आप किसी को गवर्नर थोड़ी बना सकता है। तो लीडर ऑफ द हाउस, क्योंकि किसी को आप बना दीजिए, सड़क पे से एक आदमी को गवर्नर साहब बना सकते हैं और शायद ये कर दे, लेकिन जब वो फ्लोर ऑफ द हाउस जाएगा, वहां पे जब उसको देखा जाएगा तो उसको वोट नहीं मिलेंगे, ममता बनर्जी को मिल जाएंगे। लिहाजा आप इससे गेन क्या करेंगे? ममता बनर्जी 24, 48, 72 घंटे के लिए चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगी। लेकिन अगर पार्लियामेंट, संसद में, असेंबली में उनका बहुमत है, तो आप इससे गेन क्या करने जा रहे हैं? आपको क्या, बल्कि बीजेपी के सारे MLA छोड़ के आ रहे हैं आपके यहाँ, तो आपको इसका गेन क्या होगा? सिर्फ यही ना कि साहब पड़ोसी को जरा बड़ा चढ़ा दिया हमने, हमारे आम के पेड़ पे आया था, हमने वो डाली कटवा दिया,
ताकि उसके पेड़ पे फल ना ले पाए, उसकी तरफ जो डाल जा रही है। आप यही कर सकते हैं। क्या इस लेवल पे आप लड़ाई लड़ेंगे? और तब वो आपकी गरिमा का क्या होगा कि भारत महान और को टर्मिनस हो जाता है गवर्नमेंट फंक्शन एंड देश प्रेम, नेशनल इंटीग्रिटी। तो मुझे लगता है कि करना नहीं चाहिए। अगर ये करेंगे तो मेरे ख्याल से वो बड़ा बढ़िया। जब संविधान का पहला भाषण हुआ, जब संविधान बनने जा रहा था, तो सच्चिदानंद सिन्हा उसके चेयरमैन थे, प्रोटेम चेयरमैन। उन्होंने जोसेफ हिस्टोरी का एक स्टेटमेंट कहा था कि ये जो हम लोगों ने इमारत संविधान की बनाई है, बड़े मेहनत से तैयार की है, जोसेफ हिस्टोरी ने अमेरिका में कहा था, ये 5 मिनट में ढह जाएगी अगर इसको ऑपरेट करने वाले इनके वैल्यूज को ना माने। तो अगर आप नहीं मानेंगे और पेंडेमिक के नाम पे कल कह देंगे आंधी आ रही है, वहां पे एक रिपोर्ट बनवाएंगे, कहते हैं आंधी आ रही, तो आप कुछ नहीं होगा। तो अगर आप ये करने लगे हैं तो आप मान के चलिए मेरा देश महान है, आप जब कहेंगे तो लोग ताली व्यंग में बजाएंगे, खुशी से नहीं बजाएंगे। आपने कुछ अहम बातें कही सिंह साहब, लेकिन एक शब्द का आपने इस्तेमाल किया, गरिमा। और इस शब्द का इस्तेमाल अगर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, उनकी पार्टी और उनके तौर तरीके, उनके अहंकार, उनके गुरूर, उनके तानाशाही वाले फैसले, उनके जिद, उनके हुकूमत का जो तरीका है, उस पर ये गरिमा शब्द कहीं नहीं चिपकता है। कोई गरिमा में थोड़ा भी भरोसा करने वाला प्रधानमंत्री दीदी ओ दीदी करके उस तरह से भाषणों में, रैलियों में उस तरह अभिव्यक्ति की आजादी का लाभ नहीं ले सकता है। और दूसरी बात, ये सच है, आपने भी जिक्र किया, बाकी मेहमानों ने भी, और हम लोग लगातार कहते रहे, और मैं तो बंगाल में था, कोरोना पीड़ित होकर लौटा, एक साथी को गंवाया। पहले दौर दूसरे दौर में ही 1 अप्रैल को नंदीग्राम में मैं था और तभी लगता है मैं इन्फेक्टेड हुआ। 1 अप्रैल शायद, अगर मुझे ठीक से याद है, दूसरे दौर का चुनाव था, शायद दूसरा या तीसरा रहा होगा, अभी ठीक से याद नहीं है। उसी समय से कोरोना का बहुत तेजी से विस्तार शुरू हो गया और उसके बाद 20-22 दिनों तक आखिरी दौर को छोड़ दें तो प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां होती रही और रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी के बयान हैं। जब कोरोना में मौतें हो रही थी, तबाही हो रही थी ऑक्सीजन के बिना, तब कह रहे थे ऐसी भीड़ देखकर उन्हें बड़ा आनंद आ रहा है। वो वीडियो वायरल हुआ था। जो प्रधानमंत्री उस समय भीड़ देखकर आनंदित हो रहा हो बंगाल में, उसी प्रधानमंत्री की काशी नगरी में, उसी प्रधानमंत्री की पार्टी का जहां राज है यूपी में, वहां लाशें गंगा के किनारे और अस्पताल के बाहर थी। तो गरिमा शब्द इन पर चिपकता नहीं। अब आते हैं अशोक आपके पास। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, कहने को बहुत अच्छा लगता है, ऑटोनोमस है, फैसले खुद करता है, सरकार का दखल नहीं है। लेकिन सरकारें चुनाव आयोग को न सिर्फ प्रभावित करती है बल्कि पीछे से संचालित भी करती है। इसी सरकार में अशोक लवासा को जाना पड़ा। अशोक लवासा आज एशियन डेवलपमेंट बैंक में चले गए क्योंकि अशोक लवासा ने प्रधानमंत्री के खिलाफ, जो प्रधानमंत्री पर आचार संहिता लागू होता उसमें डिसेंट नोट था, बाकी 2 आयुक्तों से असहमत होते हुए, और उनका क्या हाल हुआ हमने देखा। और ऐसे अभी लिस्ट पर जाएंगे तो बहुत सारे लोग हैं। और उसके बाद नियुक्ति किनकी हुई ये हम जानते हैं। और अब हम बिना व्यक्तिगत आक्षेप लगाए हुए क्या हम उम्मीद कर सकते हैं चुनाव आयोग से कि अगले 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में चुनाव का ऐलान करे? क्योंकि उसको फिर सिंह साहब शायद 28, 30 दिन, 32 दिन चाहिए नोटिफिकेशन के बाद। जी, तो आप समाधान बताइए, 28 दिन चाहिए शायद। 28 टोटल 28 दिन चाहिए कम से कम नोटिफिकेशन के बाद। तो कुल मान लिया 35-40 दिन मानिए, बफर भी मानिए, 45 दिन मान लीजिए। तो अशोक, क्या लगता है आपको कि चुनाव आयोग करेगा? देखिए, आप तो बिल्कुल सब लोग इलेक्शन कमीशन पे राशन पानी लेके चढ़ गए भैया। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने एक बार गलती की, काफी लोग मर गए, वो गलती मान रहा है इलेक्शन कमीशन। मतलब कोर्ट ने ये तक कहा, मद्रास हाई कोर्ट ने, कि इनके ऊपर मुकदमे चलने चाहिए हत्या के। इससे इतने जूते खाने के बाद भी आप फिर कहोगे कि एक बार गलती की तो फिर क्यों करें? अब तो भी जो मुंह दूध का जो जला हुआ होता है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो अब उनके लिए बाई इलेक्शन बंगाल के ये छाछ है, ये फूक फूक के पिएंगे। और आपने उस बात को एक बार फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। The Representation of the People Act 1956 सेक्शन 151A क्या कहती है? When Election Commission in consultation with center government certifies that it is difficult to hold by elections
विद इन टाइम कंस्ट्रेंट। अब कोरोना का इतना महामारी है, अब आप सरकार, राज्य सरकारें कुछ भी कहे, उनको तो इलेक्शन करवाने में तो योगी जी भी कर रहे थे, आप कुछ नहीं हुआ, लेकिन लोग मरे ना, आप भी कह रहे हो लोग मरे। तो इस बार वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछेगी कि आका जरा बताइए, क्योंकि ये मैं 6 महीने का क्रॉस तो मेरे हाथ में है, लेकिन डिफिकल्ट सिचुएशन ये सर्टिफाई आप करोगे हमारे साथ। तो केंद्र एक टीम भेजेगा और फिर बोलेगा कि तीसरी लहर भी आ सकती है, इसके लिए थोड़ा सा अभी वैक्सीनेशन भी ठीक नहीं हुआ है। और ये भले ही कहे, लेकिन प्रॉब्लम है, अब जनता की जान के साथ नहीं खेल सकते हैं और इसको 2-4 महीने के लिए टाल सकते हैं। मुझे तो लगता है यदि इनका बेस्ट चले तो ये 2022 में ही यूपी की इलेक्शन के साथ बाई इलेक्शन करवाए, लेकिन थोड़ी बहुत शर्म यदि है कहीं और लाज कोई लोक लाज है तो एक दो इनका तो ये है कि भले 2 दिन के लिए भी हो, ममता बनर्जी का इस्तीफा होना चाहिए। ये एक जो गरिमा शब्द बार बार आप कह रहे हो कि गरिमा की परिभाषा तो आप कर रहे हो ना, गुजरात में गरिमा किसको कहते हैं, आप जरा गुजराती जाके सीखिए तो पता पड़ेगा गरिमा का मतलब क्या है। सोनिया गांधी के खर्चे का इलाज और शशि थरूर की गर्लफ्रेंड भी चुनाव में जब घूमती है ऐसी 50 करोड़ कागज लेके, और हाँ शशि थरूर की 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जब आप इतने नीचे लेवल पे जाते हो तो ये तो ममता को तो दीदी और दीदी कहा, ये तो बहुत इज्जत दी उन्होंने। मतलब भाई मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है हमारे नरेंद्र मोदी जी में, उनके आचरण में फर्क पड़ा है। तो ये तमाम चीजें देखते हुए मुझे लगता है कि किसी भी हालत में ये ममता का इस्तीफा करवा के रहेंगे, भले 2 दिन के लिए हो, भले 4 दिन के लिए। उससे इनको एक आनंद आएगा कि हमने, देखिए केंद्र में हम हैं, आपने शपथ ली, हमने तो एक बार आपसे इस्तीफा करवा ही दिया। लेकिन ये लोग ये नहीं समझ रहे कि ये जो नींव डाल रहे हैं, अपनी कब्र खोद रहे हैं आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। पिछली बार 18 थे, इस बार 2 मिलना भी मुश्किल हो जाएगी यदि बंगाल की जनता का बार बार अपमान करोगे। ये बंगाल की अस्मिता थी जहां हिंदू मुस्लिम नहीं चला, ये बंगाल की अस्मिता थी जहां राम का नारा नहीं चला, ये बंगाल की अस्मिता थी जहां पैसा और आपकी ताकत नहीं चली, ये बंगाल की अस्मिता थी जिसने ममता बनर्जी को फिर सत्ता पे बिठाया। आप ममता से इस्तीफा करवाओगे, ये बंगाल के अस्मिता पे चोट पहुंचाओगे। और जब जब रीजनल एस्पिरेशन पे और रीजनल अस्मिता पे चोट पहुंची है क्षेत्रीय अस्मिता से, वो इतना उभर के रिटेलिएट हुआ है, वहां नेस्तनाबूत हो गए बड़ी बड़ी शक्तियां। और ये तो यदि ये सोचते हैं बंगाल में 18 की जगह हमारे 28 आ जाएंगे, कि 18 में से 8 तो छोड़िए, एक भी नजर नहीं आएगी यदि ऐसी स्थिति रही तो। जो हो गया सो हो गया, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। एक डिफीट भी एक्सेप्ट करने के लिए आदमी को एक ताकत चाहिए होती है, और ये कोई युद्ध तो नहीं है, ये 5 साल का डिफीट है, 5 साल में फिर ताकत के साथ उभराइए। लेकिन आपको इसलिए यहाँ झिल्लोट है, इतना मैसिव मैंडेट ममता को मिला है कि आप तोड़ भी नहीं सकते उसको। ये मध्य प्रदेश गोवा नहीं है, ये महाराष्ट्र राजस्थान नहीं है, ये हरियाणा नहीं है, ये कर्नाटक नहीं है, जहां आप तोड़ फाड़ के पैसा देके ये करके खेल करके अपनी सरकार बनाओगे और आप अपने को स्वयं भी घोषित कर लोगे। ये इतना मैसिव मैंडेट है कि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक काम तो कर सकते हो, ईडी को भेज सकते हो, इनकम टैक्स को भेज सकते हो, आप चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन देके एक्सटेंशन डेपुटेशन पे बुला सकते हो। ये छोटी छोटी घटनाएं हैं, आप बार बार बेइज्जत करवा सकते हो और आप ये बताओगे। लेकिन उनको ये पता नहीं है मुख्यमंत्री पद से ममता हट भी गई तो उसका पार्टी पर से कंट्रोल नहीं जाएगा, वह जो भी मुख्यमंत्री होगा वो ममता से समर्पित होगा। उसके बाद ममता यदि खुली छूट गई तो ममता के पास तो फिर मुख्यमंत्री का कोई काम है नहीं। यदि उसने देश भर के दौरे 4, उसकी 2 विजिट दिल्ली में क्या हो जाती है, सबको पसीना आ जाता है। फिर शरद पवार को भी बुलाया जाता है प्यार मोहब्बत से कि भाई साहब आप भी जरा आके मिल लो। और यदि ममता ने लगातार दौरे शुरू कर दिए तो फिर हश्र क्या होगा। ये एक बहुत बड़ा ये खेल खेलने जा रहे हैं जिसमें होने वाला नुकसान है। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कोई नहीं देखता, पार्टी का नुकसान कोई नहीं देखता। यहाँ 2 आदमियों का अहम है, यहाँ 2 आदमियों की सोच है, वही गरिमा है, वही राजनीति है, वही कॉन्स्टिट्यूशन है, वही सरकार है, वही कानून है, वही सर्वोच्च न्यायालय है, वही सारी संविधान संस्थाएं हैं। और इस देश की संविधानिक संस्थाएं की बात करो, सर्वोच्च न्यायालय पे कहना पड़ रहा है कि सीबीआई और ईडी नहीं सुनती हमारी, ये सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ रहा है। तो ये किसकी सुनते हैं? अरे हमने तो डाबरमैन पाले थे, ये पामिरियन कब से हो गए? ये सवाल है।
चलिए अशोक, आपने कुछ सवाल उठाए, सिंह साहब छोटा सा जवाब, उसके बाद शरद जी और कोलकाता जाऊंगा। कि जैसे आपने भी कहा क्या कर सकते हैं अधिक से अधिक ये लोग, 2-4 दिन ममता बाहर रह सकती हैं, वही अशोक ने कहा। लेकिन सवाल वो है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के संदर्भ में देखें जो 2001 का है, जब पंजाब के जो मंत्री तेज प्रकाश सिंह को इस्तीफा देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, क्योंकि उन्होंने 6 महीने के बाद बिना चुनाव लड़े फिर से मंत्री बन गए इस्तीफा देकर। तो अगर एक मिनट इसमें मैं सुधार करूंगा। उन्होंने तुरंत इस्तीफा देने के बाद फिर से शपथ नहीं ली, उसमें कम से कम 1 साल लगा, क्योंकि वहां मुख्यमंत्री बदल गया तो नए मंत्रिमंडल में फिर से आ गए। नहीं, 96 में 96 में चुनाव हुआ, उस चुनाव में शामिल नहीं हुए, फिर मंत्री नहीं हुए के बाद। बिल्कुल वही मैं पूछ रहा हूं कि अगर ममता बनर्जी को इस्तीफा देना पड़ा, इफ एंड बट बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 10-20 दिन हो सकता है, अगर उस प्रेमाइस में देखे तो 1-2 साल उन्हें बैठना पड़ सकता है। क्या समझे हम? नहीं, उसमें एक तरीका और भी है। आप लेजिस्लेटिव काउंसिल वहां पे ला सकते हैं, ये राज्य के विधानसभा की अपनी शक्तियों में है और सरकार की शक्तियों में है। एक ही पेज है कि उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी यहाँ पे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल 60s में थी, लेकिन इतना बता दो सिंह साहब, ममता बनर्जी ने ये विधानसभा से रेकमेंड कर दिया है प्रस्ताव पारित करके, और यहाँ से नहीं होगा, ये आप जानते हैं। वही बता रहा हूँ, वो रिकमेंड ऑलरेडी हो चुका। हाँ, अशोक कुछ बोल रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सर उसमें भी एक पेज फंसता है कि जब आप काउंसिल में मेंबर बनते हो तो वो राज्यपाल से अनुमोदित होता है। महाराष्ट्र में ऐसे ही पेज फंसा हुआ है। 12 मेंबर ऑफ असेंबली लिस्ट गई हुई है कैबिनेट से, वो अप्रूव नहीं हुआ। और उद्धव ठाकरे का भी मसला यही था। उद्धव ठाकरे को आखिरी दिन तक गवर्नर ने ओके नहीं किया। जब शरद पवार ने इंटरवेन किया, मोदी जी से बात की, तब जाके उन्होंने गवर्नर को बोला और इंटरवेन किया। छोटा सा जवाब सिंह साहब कंप्लीट करें फिर। इसमें असल में अगर आप वो पर्दा हटा दे तो गवर्नर का डिस्क्रिप्शन सिर्फ 4 चीजों में होता है। ये वो इलाका नहीं है जिसमें कि गवर्नर अपना डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करे। अगर राज्य सरकार ने कह दिया है, अनुमोदन कर दिया है, तो आपको कर, लेकिन बदतमीजी अगर आप करते हैं तो आप तो कुछ भी मान लें, वो एक अलग बात है। उसमें टाइम लिमिट नहीं है सर, उसमें टाइम लिमिट नहीं है। आपके पास सरकार भेजे, हाँ, गवर्नर के लिए। तो महाराष्ट्र में 12 सीटें पिछले 1 साल से पड़ी हुई है, 12 सीटें, और गवर्नर कह रहे हैं कि मेरे पास फाइल है, मैं सोच रहा हूं उस पर। टाइम लिमिट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। अशोक के कहने का मतलब सिंह साहब ये है कि गवर्नर कोश्यारी जैसे और जगदीप धनखड़ जैसे हो, जगदीप धनखड़ को बीते सालों में हम सब बीजेपी के नेता प्रवक्ता टाइप से ही देख रहे हैं, राज्यपाल दिखते नहीं है। तो उस संदर्भ में अगर देखें तो राज्यपाल उस मर्यादा का ख्याल शायद तब भी ना रखें जब काउंसिल बन जाए, शायद उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि अगर इसको आप गिराना चाहें तो आपके पास सारे टूल्स हैं, आप इसको गिरा दीजिए, ये संविधान, ये स्ट्रक्चर सब गिरा दीजिए, लेकिन टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन जैसे कि कुछ क्लॉजेस में है, एट द अर्लियर डिस्पैच, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है कि आप उसे जल्दी से जल्दी कर दें। एट द अर्लियर डिस्पैच का अगर प्रिंसिपल लेंगे तो गवर्नर को, वरना वो अपने जेब में रख ले, यानी जेल से जेब में रख लिया था, नहीं आगे भेजा, तो वो सही है कि इसमें ये नहीं कि गवर्नर कितने दिन में करे। खैर, एक पक्ष है। दूसरा, मैंने कहा कि इधर काउंटर में जब आप देखेंगे तो उन 7 विधान सभाएं जो हैं जहां उपचुनाव होने हैं, उनके नागरिकों का भी यह अधिकार है, राइट टू बी रिप्रेजेंटेड, और उसके तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ये फोर्स कर सकता है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ पेंडेमिक, ये जो आपका ये टेंजिबल ग्राउंड्स पे नहीं है, न्यूमेरिकली ये प्रूफ नहीं होता है, संख्यात्मक रूप से प्रूफ नहीं होता है, लिहाजा ये पेंडेमिक वाला हटा के आप कुछ और बताइए, और नहीं तो इलेक्शन कराइए। मुझे लगता है कि तब सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होना पड़ेगा कराने के लिए। इलेक्शन कैसे कराए इसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलेगा, लेकिन इलेक्शन का इतना कराने का इंटरप्रिटेशन जो है पेंडेमिक, उसको वो जब टेंजिबल टर्म्स में देखेगा कि आंकड़ों के हिसाब से नहीं प्रूव होता है, तो वो ये कर सकता है। ये दूसरा विकल्प है। तीसरा, अगर ममता बनर्जी नहीं करती है तो लालू ने राबड़ी को रख के लंबा समय तक चलाया, इसलिए अच्छा, ये वोट किसको मिले थे? ये ममता बनर्जी को मिले थे। मोदी के बरक्स ममता बनर्जी ऐसी टावरिंग पर्सनालिटी
को जनता ने वोट दिया है, तो वो किसी को भी रखेंगी, ममता ही रूल करेगी। तो अगर आप नहीं कहीं सब तिगड़म करेंगे तो वो अशोक सही कह रहे हैं, क्योंकि ममता को खुली छूट मिल दिया। आज आप नीतीश कुमार को इसीलिए अपने साथ रखते हैं कि अगर ये व्यक्ति छूट गया तो ये अपोजिशन में जाके एक काउंटर फोर्स के रूप में आएगा। इसीलिए तो आप गिड़गिड़ाते हैं ना नीतीश कुमार के सामने कि अगर ये कांग्रेस की तरफ चला गया या विपक्ष की तरफ चला गया तो ये हमारा एक काउंटर वेट साबित होगा। तो उसी तरह ममता का है कि ममता को आप खुला छोड़ दीजिए, आपके पास पॉलिटिकली आप नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल ममता के ही कंट्रोल में रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। और आप चुनाव ना कराएं, ये संभव नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी दूर सोचना चाहिए कि ये सरकार या इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट है अभी, और कम से कम अभी भी संस्थाएं हैं जो तन के खड़ी होती हैं, उसमें एक मीडिया भी है, एक आप लोग भी हैं। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि इतना कुछ हो सकता है। लेकिन बाकी आप लोग अगर कह रहे हैं तो हो सकता है कि ऐसा हो। नहीं, उसमें एक मिनट सिंह साहब, उसमें ऐसा पेच आ गया। एक सवाल है मेरा, नहीं एक मिनट, सिंह साहब का सवाल है सब। सपोज सिंह साहब कल सुप्रीम कोर्ट लोग जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट केंद्र को नोटिस देगा, सुप्रीम कोर्ट नोटिस देगा इनको, ये बोलेंगे साहब केंद्र कहता है कि अभी वहां पेंडेमिक का प्रॉब्लम है, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा पेंडेमिक का प्रॉब्लम, आप हमको रिप्लाई दो, ये बोलेंगे रिप्लाई के लिए हमको 1 महीने का टाइम चाहिए। यदि इन्होंने टाइम किल कर दिया, इनका तो मानना है कि सिर्फ वो 6 महीने का कैसे एक दिन के लिए क्या होना, इस्तीफा होना चाहिए। यदि इन्होंने ये नाच की बात कर ली, चर्चा की ना, हमने यही तो चर्चा किया, यही हटवा लीजिए, एक दिन के लिए हटवा दीजिए, इससे आप गेन क्या हो? गेन कुछ नहीं होगा। आप यही कहेंगे कि मैंने ढेला फेंका वो बस पे लगा। अगर आप यही कहना चाहते हैं कि देखा हमने कैसा ढेला फेंका, बस पे जाके लगा, तो अगर ये कहना चाहते 2014 से लेके आज तक, 2014 से लेके आज तक इस सरकार ने कौन सा ऐसा काम किया जिससे सरकार की इमेज भी बड़ी हो या सरकार देश का भला हुआ हो? ये तो खुद के पर्वर्टेड माइंड के लिए, खुद के खुशी के लिए, खुद के हंसी के लिए। कौन तो अरे भाई उनके खिलाफ कुछ मिलता नहीं है, अरे एक बार ईडी को तो भेज दो, शरद पवार को नोटिस तो दे दो, एक नोटिस में क्या होता है देख लेंगे, नोटिस तो दे दो, उसके बाद मना कर देंगे। जरा शरद जी को शामिल करूंगा, बहुत देर से उन्हें मौका नहीं दिया हमने, बहुत देर से मैं इंटरेस्टिंग बातें सुन रहा हूँ। जी मैं भी सुनने समझने की कोशिश कर रहा हूँ। शरद जी, सवाल वही, अशोक ने जो एक पॉइंट बोला सही बात है कि अगर सरकार के इशारे पर कुछ काम करता है चुनाव आयोग, और अगर चुनाव टलने के पीछे किसी ढंग से मोदी और शाह हैं, अगर इफ एंड बट में बात करते, क्योंकि ये सब हुआ अतीत में हम जानते हैं, क्या ये रिस्क लेंगे? क्योंकि ममता बनर्जी 5 दिन यहां बैठकर गई और एक माहौल अचानक बना, ममता बनर्जी पूरे देश में सारे गैर भाजपा विपक्ष के मुख्यमंत्री से लेकर नेताओं को एकजुट करने में लगी, तो अभिषेक बनर्जी या वो उनका कोई सिपा सालार बैठेगा, सरकार का कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल जहां भी रहेंगी, रिमोट उनके हाथ में रहेगा, ऐसे जैसे मेरे हाथ में टीवी दूर है, और उसके बाद ममता बनर्जी देश भर में एक माहौल बनाएंगी। क्या ये जोखिम बीजेपी लेगी पॉलिटिकली? मैं समझना चाहता हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे देखिए, नहीं अगर ये जोखिम ले भी लेते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, देखिए इनके बारे में तो ये है कि कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो है जहां तक उनकी अपनी जो बात है वो तो पूरी हो जाएगी। वो उन्हें ममता को किसी तरीके से नीचा दिखाना है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है कि ममता किसी और को बैठाल करके और रिमोट से चलाएं। वो सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने से ममता का मुझे नहीं लगता कि ममता का कोई फायदा होने वाला है, इससे उनकी बात पूरी हो जाएगी। मुझे नहीं, और जहां मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ही सहारा लिया जाएगा, क्योंकि वही एक वायबल ऑल्टरनेटिव, हालांकि उसमें भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिए आजकल बहुत सी चीजें कही नहीं जा सकती, बट अंडरस्टूड है कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस फंक्शन करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस भी में देखा है हमने कि किस तरीके से सरकार ने अपनी बात मनवाई है। अभी पिछले साल भी देखा है, तो उससे पहले भी तो ये जो है, इसलिए ये खतरा जरूर रहता है, क्योंकि देखिए कोर्ट्स में भी डिपेंड करता है बेंच कौन सी है, किसकी बेंच है, क्योंकि कहां जिस तरीके के माहौल है उसमें कुछ भी और किसी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, किसी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। और उसके लिए वो बट स्टिल ममता के पास मेरा ख्याल वो एक बेटर कोर्स रहेगा, वो तो लास्ट ऑप्शन होगा कि किसी को रिमोट कंट्रोल से चलवाएं सरकार, अपने किसी आदमी को बैठाल दें। अब वो तो कहने को तो भाई जो यूपीए सरकार थी
वो भी इस रिमोट से चलती थी। तो लेकिन वो सिचुएशन आई डोंट थिंक उससे ममता का बहुत बेनिफिट। ये जरूर है कि इन सारी चीजों से जो भी ये करेंगे उससे ममता के साथ एक कॉमन सिंपैथी जरूर जाएगी, और ये चीज बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो जाएगी कि सरकार जो है वो इतनी गिर चुकी है कि वो कुछ भी करने को तैयार है अपनी हेकड़ी जमाने के दिखाने के लिए सिर्फ, और वो भी थोड़े से पीरियड के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसको करने से पहले मेरा ख्याल नरेंद्र मोदी और अमित शाह 10 दफे सोचेंगे जरूर, क्योंकि ये सिचुएशन अनप्रेसिडेंटेड है। ये नहीं, ये जो है तो अभी तो सोच चुके होंगे, लेकिन शायद ये लगता है कि कभी कभी देखिए, कभी कभी जो है ना अकल लास्ट मिनट पे अकल आ जाती है, क्योंकि इससे इनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो जो अजीत ने कहा कि ममता ना भी करें जा करके ये मोबिलाइज, लोग अपने आप मोबिलाइज होंगे। और एक जो आम स्तर पे इवन आप देख लीजिए ऐसी सिचुएशन में, अब जैसे आजकल जब से इन्होंने बोला कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, तो इनके भक्त भी जो हैं वो भी कहने लगे यार ये तो हद कर दी, ये तो बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। तो उस सूरत में इनकी इतनी बदनामी हो जाएगी, ये इसलिए इनको अशोक जी इसलिए सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना और इन दोनों का नाम जो आपने लिया, सोचना और ये इनका कहाँ गठबंधन है? इनके तो डिक्शनरी में शब्द नहीं है। ये तो रात को उठ के समय तय करते हैं कि अभी ध्यानचंद का नाम दिया जाएगा, राजीव गांधी का नाम हटा दिया जाएगा। नहीं अच्छा का है वो जो स्टेडियम बुलाते हैं, तो ये स्टेडियम का नाम नहीं बदला है, नरेंद्र मोदी। मैंने क्या कहा, देखिए शर्म, सोचना, अनादर, आदर, गरिमा, ये तमाम जो शब्द है, गरिमा तो बहुत बड़ा शब्द है साहब, वो तो अभी कहीं आता ही नहीं बाउंड्री में। ये तमाम की संविधान, ये सारी चीजें है, किसको इनको ये मीनिंग मालूम है क्या इसका? इनकी सोच एक है कि जिसने मुझे हराया है उसको नीचे दिखाना है, और नीचे वो देखता कि नहीं है, उसकी बेइज्जती होती कि नहीं है, ये इनको नहीं पता। इनके हिसाब से बेइज्जती हो गई तो हो गई। हाँ चलिए, ये है। मुझे लगता है अशोक रोकूंगा। एक आखिरी सवाल, प्रभाकर जी कोलकाता में है और शामिल कम हो पाए। प्रभाकर जी, आखिर सवाल आपसे ही कि जितनी बेचैनी या जो आशंकाएं या जो सवाल उठ रहे हैं लगातार कि ऐसा हो सकता है, इफ एंड बट पे हमने इतनी देर बात की, क्या ऐसी कोई बेचैनी टीएमसी के भीतर वहां दिखती है, चूंकि आप बंगाल में हैं? और अगर ऐसी स्थिति आई, हाइपोथेटिकल बहुत बातें ऐसी बहसों में होता है, तो फिर क्या विकल्प सोचेगी ममता बनर्जी? जी हाँ, बेचैनी तो है, अभी शुरुआती दौर में नहीं थी, लेकिन अब जो जो समय बीतता जा रहा है, खासकर कोरोना, जब 1-1.5 महीने से कोरोना की हालत बहुत सुधार पर है, जैसा हमने चुनाव के समय देखा था, उस समय तो अप्रैल मई में तो बहुत भयावह स्थिति थी। अब जब से हालत सुधर रही है, तब से बेचैनी बढ़ रही है तृणमूल कांग्रेस की, और जाहिर है वैकल्पिक रणनीति पर भी चर्चा हो रही है पार्टी में कि अगर वैसा हुआ, एक विकल्प जैसा कि बाकी लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है। और अभी ममता इंतजार कर रही है कि अब और देख लेते हैं, अगस्त भर देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद तो बहुत समय कम बच जाएगा। अगस्त, ये महीना बीत गया तो समय और कम हो जाएगा, और कहीं खुदा ना खास्ता तीसरी लहर आ जाए या मामले बढ़ने लगे, संक्रमण, जैसे 2 दिनों से वैक्सीन की कमी से बंगाल में वैक्सीनेशन बंद है, कल भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ, आज भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ, तो ये सब चीजें हो रही है। और अगर ऐसे में फिर संक्रमण बढ़ता है, जिसके संकेत भी मिल रहे हैं, 700 मामले आ गए थे, फिर अब 800 से ऊपर मामले पहुंच रहे हैं, तो ये अब ममता विकल्प पर विचार कर रही है, अगस्त का इंतजार कर रही है। और मुझे लगता है बीजेपी और ममता के बीच ये अहम की लड़ाई है। जैसे पिछले साल दिसंबर में जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ तो 3 आईपीएस अधिकारियों को अचानक डेपुटेशन पे दिल्ली बुलाने को कहा गया, लेकिन ममता अड़ गई, नहीं भेजा, मामला दब गया। चीफ सेक्रेटरी के मामले में भी वैसा ही हुआ, दिल्ली बुलाया, ममता ने रोक दिया, नहीं साहब इस्तीफा दे दीजिए, सलाहकार बना दिया, हम 2 लाख 3 लाख रुपया सैलरी दे रहे हैं आपको, कितने भी पत्र भेजे, जवाब देते रहे, दिल्ली नहीं गए, कुछ नहीं हुआ, ये मामला भी दब गया। ममता से चुनाव नहीं करा के उपचुनाव इस्तीफा दिलाने का मतलब ही उसी अहंग को संतुष्ट करना है। खासकर अब अहंग
और घायल हुआ है विधानसभा चुनाव में। अब की बार 200 पार का दावा, और कहाँ 100 भी नहीं पहुंच पाए, जो आए वो भी शामिल हो रहे हैं। तो ये सब अहंग को संतुष्ट करने की लड़ाई है। उससे आगे चल के कितना नुकसान होगा या ममता को कितना फायदा होगा, इसमें कोई नहीं जा रहा है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तो इस पर विचार ही नहीं कर रहा है कि क्या होगा। तात्कालिक तौर पर एक जो घायल अहंग है उस पर मरहम लगाना ही मुख्य उद्देश्य है, मुझे लगता है इसका। जी, चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक वानखेड़े, शरद प्रधान जी, एनके सिंह जी। और अगर 1 महीने में फिर चुनाव की तारीख तय नहीं हुई, उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ, तो शायद ऐसी बहस, ऐसी बातें हम फिर कर रहे होंगे, क्योंकि अब वक्त कब है। फिलहाल इस संवाद को खत्म करते हुए इसी सवाल के साथ कि क्या ममता के इस्तीफे की कोई पटकथा लिखी जा रही है? क्या चुनाव आयोग की मंशा संदिग्ध है, या चुनाव आयोग अगर अभी मौन है तो यह ना समझा जाए कि उपचुनाव टल सकता है? इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और विषय पर। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।